वंदे मातरम व्यूवर्स। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन का 2023 का ये दूसरा वीडियो है। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रसारित किया गया था, उनका पेपर था और ये हमें पेपर भेजा है संदीप विश्वकर्मा ने। उनको बहुत धन्यवाद। और जिन विद्यार्थियों का पेपर होते जाए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि और विद्यार्थियों को लाभ मिले। कल ही यानी 19 तारीख को DABB का BA BSc का पेपर हुआ है और आप देखेंगे कि उस पेपर में, उस पर कल वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे ये इस पेपर में और उस पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो विद्यार्थियों का बार बार यह प्रश्न रहता है और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है विद्यार्थियों से कि आप पुराने वीडियो भी देखें, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी का जो मेरे चैनल पर वीडियो है सभी मध्य प्रदेश की विश्वविद्यालयों का है और आप फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो उसको आप अध्ययन करें, आपके अच्छे अंक आएंगे और सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जिनकी एग्ज़ाम हो गई है उन्हें भी आगे आने वाले पेपर के लिए, और जिनका एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है उनके लिए भी परीक्षा की शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। इसमें फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो भाषा और संस्कृति है, हिंदी के 50 प्रश्न आना है ऑब्जेक्टिव, उनको हम हल करेंगे। और पहला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो हमारे प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव मैथिली शरण गुप्त जी को है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, सैंपल वीडियो आप देखेंगे, बहुत पिछले साल का वीडियो है वो। इसमें से आप इस पेज के 8 में से 6 प्रश्न उसी से आए हुए हैं, तो आप उन सब वीडियो को देख लीजिएगा। तो पहले का ए आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? तो मातृभूमि जो कविता है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है और गुप्त जी ये हैं द्विवेदी युग के कवि हैं, तो उनकी कविता ये द्विवेदी युग की कहलाएगी। एक और चीज़ मैं बता दूं, विद्यार्थियों से अनुरोध रहता है कि अगर आप व्हाट्सअप जो आप भेजते हैं तो अच्छी क्वालिटी में भेजेंगे तो अन्य विद्यार्थियों को भी ये अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा क्या है, ये पिक्सल इसके थोड़े फट रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो उसे थोड़ा सा, मैं जो सुन रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, साकेत खंड काव्य की रचना किसने की है? किसकी रचना है? तो ये साकेत क्या महाकाव्य है, इसमें खंड काव्य लिखा गया है। तो साकेत जो महाकाव्य है वो माखनलाल अपने मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका तीसरे का सी विकल्प सही है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबा ना हो पाए। गुप्त जी ने कैसे जननी कहा है? तो गुप्त जी ने मातृभूमि को जननी कहा है। डी विकल्प सही है फोर्थ का। पांचवा प्रश्न है, मातृभूमि का मुकुट किसे कहा गया है? तो भूमि का जो मुकुट है वो कविता के अनुसार सूर्य और चंद्र को कहा गया है। पांचवे का ए विकल्प सही है। छठवां प्रश्न, प्रेमचंद का पूरा नाम क्या था? देखिए मैंने इस पर एक शतरंज के खिलाड़ी नाम से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सीधे सीधे प्रश्न है, उसमें मैंने बताया हुआ है। 2 प्रश्न तो यहीं पर आए हुए हैं। तो प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव नाम है उनका। तो इसका ऑप्शन ए सही है, धनपत राय। और उर्दू में वो नवाब राय नाम से लिखते थे, ये भी प्रश्न पिछली बार आया है, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। सातवां प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ है? मैंने बताया है, प्रेमचंद का गांव बनारस के लम्ही में हुआ था। ठीक है, बनारस कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो 7 का बी विकल्प सही है, लम्ही। शतरंज के खिलाड़ी कहानी पर किसने फिल्म बनाई है? तो शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई है। 8 का विकल्प बी सही है। 9वां प्रश्न, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? देखिए उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया। तो प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था 1930-31 के आसपास। तो इसका बी विकल्प सही है। 9th का बी। 10वें का, हिंदी से पहले प्रेमचंद किस भाषा में लिखते थे? तो हिंदी से पहले प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखते थे। 10वें का सी सही है। 11वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी मीर और मिर्जा थे। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली नाम था उनका। 11वें का सी विकल्प सही है। देखिए शतरंज के खिलाड़ी वाला अगर आप चैप्टर देख लेते तो देखिए निश्चित रूप से 4-5 नंबर तो आपके एकदम पक्के हो गए थे। मातृभूमि वो सैंपल वीडियो देखने से और ये देखने से आपके आराम से इसमें
केवल 1 घंटे की पढ़ाई से आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। इसमें बार बार कहता हूँ कि प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं, एनईपी नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, आप चैनल को क्लिक करिएगा, एनईपी प्ले लिस्ट पे जाइएगा, फर्स्ट ईयर के सारे वीडियो डले हैं उसमें, हिंदी के भी हैं, भाषा एवं संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज के भी पेपर हैं, पर्यावरण के और योग एवं ध्यान के भी हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार आप सारे वीडियो देखिएगा, जो आपको सभी वीडियो काम के हैं, एक बार देखने से कुछ नहीं होता। और जिन विद्यार्थियों या आपके दोस्त हों उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका लाभ मिले। निश्चित रूप से अगर आप ये देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और काफ़ी कुछ चीज़ें, चूंकि 1 साल हो गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस तरह से पद्धति से जो एग्जाम हो रही है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, आपको मार्गदर्शन मिल गया है। तो यहाँ पर 11वीं का सी सही है। 12वां, शरद जोशी किस रूप में जाने जाते हैं? तो शरद जोशी जो है वो एक व्यंग्यकार के रूप में माने जाते हैं। तो 12वें का बी विकल्प सही है। चने के पेड़ पर क्या लगी थी? तो इस पर जीप पर सवार इल्लियां नाम से भी मैंने वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। तो चने के पेड़ पर इल्लियां लगी थी, सी विकल्प सही है, 13वें का सी। 14 प्रश्न पर चलते हैं। 14 प्रश्न, इल्लियां किस पर सवार थी? तो इल्लियां जीप पर सवार थी, 14 का डी विकल्प सही है। 17, शरद जोशी इंदौर के किस समाचार पत्र में कॉलम लिखते थे? तो यहाँ 15 का ए विकल्प सही है, नई दुनिया, याद रखिएगा, ए विकल्प सही है। कहीं कहीं नवभारत टाइम्स भी लिखा हुआ है, नई दुनिया में कॉलम लिखते थे प्रतिदिन नाम से। 16, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता देखिए, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी। इस बात को क्लियर कट रखिएगा, प्रश्न ऐसे में आप कंफ्यूज ना हो। अगर रामचरितमानस लिखा है तो उसमें तुलसीदास जी लगाइए, रामायण लिखा है तो वाल्मीकि लगाइए। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुई है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। 17वां प्रश्न चलते हैं। 17वां प्रश्न, रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, 17 का बी विकल्प सही है। 18 प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी? कामायनी, रामचरितमानस, भारत भारती, द्वापर। तो ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, भारत भारती और द्वापर ये दोनों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। भारत भारती को जब्त भी कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अवधि, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देखिएगा आप। अवधि में किसकी रचना हुई है? तो इनमें से अवधि में देखिए, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, भारत भारती। भारत भारती जो खड़ी बोली में है और रामचरितमानस जो है अवधि भाषा में है। तो 19 का सी विकल्प सही है। 20वां प्रश्न, कम्ब रामायण किस भाषा का काव्य है? तो कम्ब रामायण जो है लिखी गई है वो तमिल में लिखी गई है। तमिल में लिखी हुई रामायण को कम्ब रामायण कहा गया है। 21वां प्रश्न, बलराम दास ने किस भाषा में रामायण लिखी? तो 21 का सही विकल्प है बी, उड़िया में। 22वां प्रश्न, रामायण का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो 22 का विकल्प बी सही है, अकबर ने। 23वां प्रश्न, बांग्ला भाषा में किसने रामायण लिखी? तो बांग्ला भाषा में कृत्तिवास ने रामायण लिखी, कृत्तिवास रामायण भी कहा जाता है बांग्ला रामायण को। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न, जैन रामायण। देखिए रामायण पे कितने सारे प्रश्न बन गए हैं। 24वां प्रश्न है, जैन रामायण को क्या कहा गया है? तो पयुमचरऊ या पद्मचरित कहा गया है, पहुमचरऊ नाम से लिखा गया है। तो ये इसके राइटर भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे सीधे प्रश्न है, पिछले साल से थोड़े से सरल प्रश्न आ रहे हैं, तो आप थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे, वीडियो देखिए, अध्ययन कीजिए, जो बुक्स है उसका भी अध्ययन कीजिए। पर ऑब्जेक्टिव में आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जितनी भी एग्जाम होती है उसमें अगर आपने सही गोला लगाया है तो पूरे नंबर मिलते हैं, अगर जरा सा गलत हो गया है तो पूरा 0 मार्क्स मिलते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर ABCD जो गोले उनमें अगर एक पे गलती से आपने डॉट भी रख दिया किसी विकल्प पे, और आपने उदाहरण के लिए बी पे डॉट रख दिया और फिर आपको याद आया नहीं इसका तो सी विकल्प सही है और सी को पूरा गोला कर दिया, तो ये दोनों गोले माने जाएंगे और दोनों गोले जिसके होते हैं उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला 25वां प्रश्न, उत्साह निबंध के रचनाकार क्या है? इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देखिए पूरे वीडियो। उत्साह निबंध के सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। उत्साह निबंध के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 25 का ए विकल्प सही है। 26वां प्रश्न, उत्साह का संबंध किससे है? तो उत्साह का संबंध आनंद से है, डी विकल्प सही है। 26वां प्रश्न था। 27वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस शहर में हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले में हुआ था और इनका जो जन्म है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। 28वां प्रश्न, किस भावना से उत्साह पैदा होता है? तो
आचार्य शुक्ल जी ने अपने निबंध उत्साह में बताया कि कर्म भावना से उत्साह का जन्म होता है या उत्साह पैदा होता है। 28 का डी विकल्प सही है। 29वां प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि भाग 1 और 2 ये दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। 30वां प्रश्न 29 का सी विकल्प सही है। 30वां प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रामचंद्र शुक्ल ने किस 3 कवियों पर अपनी आलोचना लिखी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 3 कवियों पर लिखी है, जायसी पर, सूर पर और तुलसी पर। अगला प्रश्न है 31वां, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। और भारत एक है, आपका जो चैप्टर है ना भारत एक है नाम से, जो अभी आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं वो उसी से संबद्ध है। 32वां प्रश्न, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी को उनकी प्रसिद्ध कृति उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये 1972 में मिला था, याद रखिए 1972 में उर्वशी पर। 32 का बी विकल्प सही है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो ये दिनकर की रचना है। वैसे ये चारों रचनाएं उन्हीं की है, रश्मिरथी, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, सभी प्रसिद्ध रचना है। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? हुंकार है, रसवंती है, रेणुका, साकेत। ये प्रश्न वहां पहले पूछ लिया गया है, तो वहां अगर आपका सही है तो ये भी सही होना चाहिए। साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है, दिनकर जी की रचना नहीं है। 33 का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, दिनकर जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो दिनकर जी को यहाँ पर 34 का सही उत्तर है बी, 1959 में हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की थी? सामान्य सा प्रश्न है, 4 मठों की स्थापना की है। अगर आपने संस्कृत पढ़ा है क्लास 6 में, मध्य प्रदेश में जो संस्कृत चलती है उसके चैप्टर में संस्कृत में आदि शंकराचार्य के पीठों के बारे में दिया गया, तो 4 मठ की स्थापना की है। 35 का बी विकल्प सही है। आदि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या है? आदि शंकराचार्य के पिता का जो नाम है वो है शिवगुरु। याद रखिए कि ये डीएवी में कल पेपर हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न सीधा सीधा रिपीट हुआ है। अब मैं देरी से ये वीडियो अपलोड कर पाया, अगर वो कर देता तो वो बच्चे ये वीडियो देखते पहले तो सही कर सकते थे। कोई बात नहीं, ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत देखिएगा। जब भी मौका मिले, समय मिले, घर पर देखिएगा, माइक्रोफोन लगाकर देखिए, माइक्रोफोन ईयरफोन लगाकर सुनिएगा, ठीक है। और हो सके तो नोटबुक में भी नोट करिए। इससे क्या है, इससे आप भूलेंगे नहीं विकल्प। नहीं तो हम ज़्यादा विकल्प पढ़ते हैं तब भी हम भूल जाते हैं, ये भी एक आदत होती है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर करते चलें। तो 36 का ये विकल्प सही है। 37वां प्रश्न, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी, तो सी विकल्प इसका सही है। 37 का सी, ये दर्शन का प्रश्न है। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? तो श्रृंगेरी मठ उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी किस ओर है? भारत के किस हिस्से में है? तो श्रृंगेरी मठ जो है दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में कहां पर? कर्नाटक में। तो 38 का ए विकल्प सही है। 39वां प्रश्न है, कालपी गांव में किसका जन्म हुआ? तो कालपी गांव में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। 39 का सी विकल्प सही है। और ये कालपी किधर है? केरला में है। 40वां प्रश्न है, सरोज किस शब्द का पर्यायवाची है? तो सरोज सर में उत्पन्न, सर यानी तालाब, ज माने जन्म लेने वाला, सर में उत्पन्न होने के कारण सरोज जो है कमल का पर्यायवाची है। ए विकल्प सही है। 40 का 41, शारदा किस शब्द का पर्यायवाची? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, स्कूलों में आपने गाया होगा। तो ये शारदे माँ कौन है? सरस्वती जी का पर्यायवाची है। तो बी विकल्प सही है 41 का। 42वां प्रश्न है, कर्कशा का विलोम शब्द क्या है? सी, सुशीला। सॉरी। 43वां प्रश्न, जीने की इच्छा के लिए शब्द क्या है? जिजीविषा। 43 का बी विकल्प सही है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? संधि पर एक पूरा वीडियो बनाया है, इस बार संधि पर 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आप वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, संधि पर वीडियो देखेगा। तो चंद्रधन उदय, चंद्रोदय में गुण स्वर संधि है, याद रखिएगा। 44 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतीचि का विलोम है सी, प्राची। 45 का सी विकल्प सही है। 46, उतधन आर, उद्धार में कौन सी संधि है? यहाँ दिख ही रहा है, उतधन हार में ये व्यंजन है, अलंत लगा हुआ है, इसलिए व्यंजन संधि है। 46 का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये 47,
47 पराधीन का विलोम क्या है? तो पराधीन का विलोम स्वाधीन है, ए विकल्प सही है 47 का ए। 48 विराग का विलोम क्या है? विराग का विलोम ए अनुराग है, 48 का भी ए। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके अलावा तीन ही शब्द थे। सरलीकरण नहीं था, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नहीं था, तो 49 का डी विकल्प सही है। आखिरी अंतिम प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, किस पर? कृषि क्षेत्र पर, उद्योग क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर। तो याद रखिएगा ये 50 का विकल्प सी है, कृषि क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित थे, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा आर्थिक उदारीकरण का भारत में, कृषि पर नहीं पड़ा। 50 का ए विकल्प सही है। अब वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।